हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं सरस्वती कैरियर पॉइंट द्वारा आयोजित प्री रीट जो मेगा टेस्ट है फर्स्ट, उसकी बात करते हैं। नागौर के कुचामन शहर में स्थित, कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली एकमात्र संस्थान सरस्वती कैरियर पॉइंट। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मनोविज्ञान के जो प्रश्न है इनकी मैं बात करूँगा। मनोविज्ञान के जो 30 क्वेश्चन है मैं उसकी बात करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता है? निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता है? आपके सामने ऑप्शन है अनुभवों का संगठन, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, स यहाँ पे है यह व्यवहार में पूर्णतः स्थायी परिवर्तन है, और डी यहाँ पे है उपरोक्त सभी। तो इसका जो अधिगम की विशेषता पूछी, यानी इनमें से कौन सा सही कथन है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है अनुभवों का संगठन। इसके अलावा अगर बी ऑप्शन की बात करें तो परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो परिपक्वता के कारण अगर हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो स्वाभाविक कहलाते हैं, उनको हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। और यह व्यवहार में पूर्णतः स्थायी परिवर्तन, तो अधिगम जो है व्यवहार में पूर्णतः स्थायी परिवर्तन जो है इसकी ये विशेषता नहीं है, बल्कि अधिगम क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अगर यहाँ पे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता तो ये इसकी विशेषता हो सकती थी। तो अधिगम क्या है? अनुभवों का एक संगठन है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम का संबंध किस क्षेत्र से है? अधिगम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, आपको पता होना जरूरी है कि हर यूनिट वाइज अगर बात करते हो, कहीं पर संज्ञानात्मक का महत्व रहता है, कहीं पर भावात्मक का, कहीं पर मनोगत्यात्मक का। लेकिन सीखने के क्षेत्र की अगर बात करें, उसके डोमेन्स है, तो यहाँ पे तीनों ही होंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिगमंड फ्राइड के अनुसार किसका संबंध आनुवांशिकता से है? सिगमंड फ्राइड ने जो अपना सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत से संबंधित ये प्रश्न है यहाँ पे कि किसका संबंध आनुवांशिकता से है? आपके सामने ऑप्शन है इदम, ब अहम, स परा अहम और द उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है इदम। इसका संबंध किससे है? आनुवांशिकता है। देखिए, इदम जो है इसका संबंध अगर बात करें तो मूल रूप से इदम में हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनकी बात होती है। बालक का अगर अपन व्यवहार देखें, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, लगभग 2 वर्ष 3 वर्ष, तो उस बालक का जो व्यवहार होता है वो किससे है? आनुवांशिकता से है। और आनुवांशिकता में सबसे बड़ी बात यहाँ पे उसकी जो सभी व्यवहार किससे प्रेरित है? उसकी मूल प्रवृत्तियों से हैं। बालक का कोई भी व्यवहार हो वो उसकी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर है। तो इदम जो है व्यक्ति में जन्म से ही विद्यमान है, जन्म के साथ ही उसका जो व्यवहार है मूल प्रवृत्तियों के कारण होता है। कोई भी बालक व्यवहार कर रहा है, ठीक है, चाहे वो मान लीजिए आहार से संबंधित हो या अन्य जितनी भी जो उसकी क्रियाएं हैं, वो सभी उसकी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होती है। तो इसका संबंध क्या है? वो उसने कुछ सीखा नहीं है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकासात्मक स्तर और अनुभव के परिणाम स्वरूप बालक में ज्ञान का निर्माण होता है, यह विचार किसका है? तो इसका जो आपके सामने ऑप्शन है वाइगोत्स्की, व पियाजे, स चॉम्स्की और द गिलफोर्ड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बात करते हैं विकासात्मक स्तर। विकासात्मक स्तर को अपन कह सकते हैं उसकी जो आयु कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं उसकी परिपक्वता, ठीक है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है और उस अनुभव के कारण वो जो अनुभव ग्रहण करता जाता है, उसके परिणाम स्वरूप बालक के ज्ञान का निर्माण होता है या ज्ञान की रचना होती है, या अपन कहते भी हैं पियाजे को निर्मितवाद कहते हैं। तो इसने सबसे बड़ी बात कही थी कि बालक स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, लेकिन वो जो ज्ञान का निर्माण कर रहा है वो उसमें 2 चीज़ें सम्मिलित है। एक तो उसकी जो आयु है और उसके अनुभव। यहाँ पे उसकी आयु और विकासात्मक स्तर का मतलब यहाँ पे उसकी आयु से है। तो आयु के अनुरूप वो जो, ये भी नहीं है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो अपने आप उसमें ज्ञान का निर्माण होता जाएगा, नहीं। आयु बढ़ने के साथ साथ उसको
जब अनुभव मिलेगा वो स्वयं अपने अनुभव प्राप्त करेगा वातावरण में। मान लीजिए वो कोई न किसी वस्तु को छूकर या मान लीजिए चख कर वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, ज्ञान का निर्माण करने से संबंधित है। इसको अपन कह सकते हैं रचनावाद या निर्मितवाद। तो यहाँ पे एक सामान्य बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, प्राणी के विभिन्न व्यवहारों को संचालित, निर्देशित व संगठित। प्राणी के विभिन्न व्यवहारों को संचालित, निर्देशित व संगठित। देखिए बात यहाँ पे सभी जो ऑप्शन है वो कन्फ्यूजन वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना कि व्यवहार को संचालित करने का कार्य किसका है, निर्देशित करने का कार्य क्या है। अगर इन दो कथन पर भी अगर आपका ध्यान जाता है तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, व्यवहार को संचालित करने का कार्य अधिगम का नहीं है, ठीक है, ना ही संवेदना का है, और यहाँ पे अभिवृद्धि का तो कोई संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पे व्यवहार को संचालित करने का जो कार्य किसका बचा यहाँ पे, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या करती है, व्यक्ति के व्यवहार को संचालित और निर्देशित करने की एक मुख्य शक्ति है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आवश्यकता से उत्पन्न होने से जो क्रियाशीलता बढ़ती है, किससे, आवश्यकता से उत्पन्न होने पर जो क्रियाशीलता बढ़ती है उसे क्या कहते हैं। तो आवश्यकता से जो क्रियाशीलता बढ़ती है उसको हम प्रेरक नहीं कहते हैं। प्रेरक क्या है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। लेकिन यहाँ पे आवश्यकता से उत्पन्न जो क्रियाशीलता बढ़ती है उसको हम क्या कहेंगे, न उद्दीपक कहेंगे, क्योंकि उद्दीपक व्यक्ति के सामने पहले से उपस्थित होता है, ठीक है। व्यक्ति के सामने कई उद्दीपक उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह उन उद्दीपकों के प्रति कार्य करे। व्यक्ति किसके प्रति कार्य करेगा, जिसका संबंध एक निश्चित चालकता से है या जिसका संबंध व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि से है। तो यहाँ पे बात करेंगे व्यक्ति का व्यवहार किस तरफ होगा, ये डिपेंड करेगा उसके प्रणोद यानी उसकी चालकता के स्तर से, चालकता के स्तर से। तो यहाँ पे बात सिंपल थी कि आवश्यकता से उत्पन्न होने पर जो क्रियाशीलता बढ़ती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रणोद या चालक, या इसको अंतर्नोद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न को अगर अपन ध्यान से समझे, भले आपके सामने ये नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बात यह है कि अगर आप इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से ये अप्लाइड, अपने ऊपर अप्लाइड करके भी आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे बात है दबाव के संबंध में सही कथन। देखिए दबाव जो है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि अभी एग्ज़ाम के समय हम एक तरीके से पहले से सफलता और असफलता के बारे में चिंतित होकर दबाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दबाव क्या कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं प्रेरक का कार्य भी करता है। यानी ये जब दबाव होता है तभी आप देखते हैं कि आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है और आप पूर्ण रूप से अभिप्रेरित होकर कार्य करने लग जाते हैं। और वही स्थिति ऐसी थी कि रीट के एग्ज़ाम के आज के 5 महीने पहले आज जो तैयारी कर रहे हैं वैसी तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको कहने वाले भी वही लोग हैं, आप भी वही हैं, लेकिन बदला क्या है, बदला यही है कि आपके सामने आज दबाव की स्थिति है। यानी परीक्षा जब नज़दीक होती है तो वो दबाव क्या करता है, कभी भी व्यक्ति के लिए प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, अब आपको इसको समझना है, दबाव कभी भी प्रेरक की भूमिका नहीं निभाता है, तो ये कथन गलत हो गया। दबाव कभी कभी क्या हमारे लिए प्रेरक का कार्य करता है, आपको प्रेरित करता है किसी को कार्य करने को, किसी कार्य को करने के लिए। तो दूसरा संतुलित जो दबाव है, अब बात यह है कि जो दबाव है वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक जैसे घर में लाइट आ जाती है तो वो जो विद्युत उपकरणों को अपन कह सकते हैं खराब कर सकता है, तो या अपन कह सकते हैं नुकसान कर सकती है। तो यहाँ पे वही बात है कि दबाव भी कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो संतुलित दबाव अधिगम की क्रियाशीलता को नहीं बढ़ाता है, तो ये ध्यान रखना है कि संतुलित जो दबाव है वो अधिगम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो ये भी कथन क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। और सी कथन आपके सामने एकदम साधारण कथन है कि दबाव अधिगम की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अगर दबाव संतुलित होगा तो वो व्यक्ति अधिगम करेगा, अगर दबाव असंतुलित नहीं होगा तो वो उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया कि दबाव अधिगम की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, पुनर्बल प्रत्याशा की अवधारणा किसने दी। देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि पुनर्बलन के बारे में बात स्किनर भी करता है, हल भी करता है, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करते हैं कि टॉलमेन है, तो उसने भी पुनर्बलन प्रत्याशा की बात की। यहाँ पे आपके सामने देखिए पुनर्बलन प्रत्याशा यानी पुनर्बलन मिलने की आशा की बात की गई। यहाँ पे कि कौन सा सिद्धांत है जो आप कहते हैं उसको प्रयोजनवादी,
प्रयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं, और अव्यक्त सिद्धांत भी कहते हैं इसको, टॉलमैन का जो सिद्धांत है, और उद्देश्यवाद सिद्धांत भी कहते हैं इसको। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या, टॉलमैन की जो थ्योरी है उसमें यह है कि व्यक्ति सीख तो लेता है लेकिन उसको व्यक्त नहीं करता है। वो व्यक्त कब करेगा, जब उसको लगेगा कि हाँ हमें पुनर्बलन मिल सकता है। जहाँ पुनर्बलन मिलने की क्या होती है, आशा होती है, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति कार्य करता है। तो ये पुनर्बलन प्रत्याशा की जो अवधारणा है वो किसकी है, एडवर्ड टॉलमैन की। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड टॉलमैन। यहाँ पे कोर्टलेविन का इससे संबंध नहीं है, स्किनर का भी इससे संबंध नहीं है। यहाँ पे बात है शिक्षा में पुनर्बलन पर महत्व किसने दिया, तब आप स्किनर कर सकते हैं, ठीक है। और एडविन गुथरी ने भी यहाँ पे इसका महत्व नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए कि सीखने में क्या है, पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं माना है। किसने, देखिए पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण नहीं माना, ये एक समझने वाली बात है। किसने, टॉलमैन ने पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं माना। यहाँ पे टॉलमैन और एडविन गुथरी इन दोनों ने पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे पुनर्बलन को सीखने में महत्व नहीं दिया था, लेकिन दूसरे रूप में पुनर्बलन का महत्व है। ये दोनों ही कथन अलग अलग होते हैं। यानी एक तो बात कहें अपन सीखने में पुनर्बलन का महत्व है, और दूसरी अपन बात कहें कि पुनर्बलन का महत्व सीखने में नहीं है लेकिन दूसरी जगह है, तो दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पे टॉलमैन हो चाहे एडविन गुथरी, दोनों ने सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं माना, लेकिन यहाँ पे टॉलमैन ने पुनर्बलन को महत्व किसमें दिया, टॉलमैन ने यह दिया कि व्यक्ति का जो छुपा हुआ व्यवहार है उसको पुनर्बलन के द्वारा बाहर लाया जा सकता है। जबकि एडविन गुथरी ने किसमें किया कि व्यक्ति को पुनर्बलन अगर दिया जाएगा तो वो क्या है, भूलने से बच जाएगा, ठीक है। उसने जो कुछ सीखा है उसको भूलने से बचाने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। दोनों ही कथन अलग अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, भग्नाशा उत्पन्न होने का कारण हो सकता है। देखिए भग्नाशा, सबसे पहले अपन को ये समझना होगा, आप क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि भग्नाशा या कुंठा किसे कहते हैं। व्यक्ति की इच्छा में जब कोई बाधा आ जाती है या कोई रुकावट आ जाती है तो उसके कारण व्यक्ति की जो मनस्थिति होती है उसको कहते हैं अपन भग्नाशा या कुंठा। अब बड़ी बात यह है कि व्यक्ति की इच्छा में रुकावट किन किन कारणों से आ सकती है। अगर ये बात अगर आपने क्लियर की है तो आपका क्वेश्चन सही होगा। तो व्यक्ति की इच्छा में रुकावट सामाजिक कारणों के कारण हो सकती है। नैतिकता जो है व्यक्ति की, वो भी कई बार क्या होती है, हमारी इच्छा में बाधक हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो और मान लीजिए अन्य स्टूडेंट्स नकल कर रहे हैं, लेकिन आपकी नैतिकता ये है कि मैं नकल नहीं करूँगा, तो वो आपकी जो नैतिकता है वो आपके लिए कई बार क्या होती है, बाधक भी बन सकती है। आर्थिक कारण भी आपके लिए रुकावट का कारण हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उदाहरण है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उदाहरण, देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। सबसे पहले देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें तो सबसे पहली बात है अपन को प्रश्न की लैंग्वेज को समझना। प्रश्न की लैंग्वेज को जब तक हम नहीं समझेंगे, आप उन ऑप्शन को कितनी ही बार पढ़ते रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप निश्चित रूप से ये पता लगा लोगे कि इसका जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है प्राणी का, वो कैसा होता है, ऐच्छिक होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऐच्छिक कौन से हैं आपके सामने, कि रिमोट से टीवी चलाना ये हमारे नियंत्रण में है, ऐच्छिक है, ठीक है, ये कथन यहाँ पे सही है। श्वसन क्रिया ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, या अपन कह सकते कुछ समय तक हम अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये क्या है, स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बात करते ये भी नहीं है। धमाका होने पर डरना व्यक्ति का क्या है, स्वाभाविक क्रिया। भूख लगना ये भी स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पे रिमोट से टीवी चलाना ये हमारे नियंत्रण में है। तो इसको अपन कह सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उदाहरण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि छात्रों का लघु समूह बनाकर, छात्रों का लघु समूह है एक तो बनाकर उन्हें समस्या देना और छात्रों द्वारा प्रदत्त आपस में विचार विमर्श कर निष्कर्ष निकालना। 4 बातें हैं यहाँ पे, क्या कि लघु समूह बनाकर उनको समस्या देना और आपस में विचार विमर्श कर निष्कर्ष निकालना। देखिए तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा इसका जो सही आंसर है वह है, इसमें आपके सामने ऑप्शन देखना है कि समूह बनाकर जब छात्र अंत्यक्रिया करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो क्या कहलाता है। सबसे पहले बात करें तो ये अवधारणा है वाइगोत्स्की की अवधारणा है। ये किसकी अवधारणा है, वाइगोत्स्की की अवधारणा है। वाइगोत्स्की की अवधारणा किससे संबंधित है,
वाइगोत्स्की की अवधारणा संज्ञानात्मक निर्मितवाद से भी नहीं है, नैतिक निर्मितवाद से भी नहीं है, एकांकी निर्मितवाद से भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है सामाजिक निर्मितवाद। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक निर्मितवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें गैरेट के अनुसार क्रोध कौन सा प्रेरक है? ठीक है, तो गैरेट ने जो, अब आप सबको पता है कि जो वर्गीकरण किया था जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, यहाँ पे कौन सा वर्गीकरण होगा क्रोध की बात करें तो देखिए यहाँ पे सामाजिक प्रेरक भी नहीं हो। सबसे पहले अपन को समझना है कि क्रोध कौन सा प्रेरक है? जो व्यक्ति की उपज हो, व्यक्ति की मन से उपज हो, उसे अपन कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक प्रेरक। जो व्यक्ति समाज से उत्पन्न नहीं होता है जो चीज़ें, वो सामाजिक अपन कह सकते हैं। जो चीज़ें समाज से या समाज की उपस्थिति में जो प्रेरक उत्पन्न होते हैं वो सामाजिक प्रेरित कहलाते हैं, या जो अर्जित अपन स्वयं अर्जित करते हैं वो अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें कि ये व्यक्ति के स्वयं के मन की उपज है तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। ठीक है, तो संवेगों का जो संबंध है व्यक्ति के मन स्थिति से है, तो यहाँ पे बात करते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक प्रेरक। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सृजनात्मक परीक्षणों की विशेषता है। सृजनात्मक परीक्षणों की विशेषता है, तो इसका जो आपको ऑप्शन देखना है, ये मुक्त अंत वाले होते हैं, ये भी सही है। यानी इनमें क्या है? कोई बाध्यता या बंदिश नहीं होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, बालक कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सृजनात्मक परीक्षणों की विशेषता, ये मुक्त अंत वाले होते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है इनमें, और बालक की कल्पना शक्ति का इसमें प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में असत्य कथन, यहाँ पे असत्य कथन की बात की गई है। तो आपके सामने ऑप्शन है, प्रत्येक बालक अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है यूनिक, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक बालक क्या है? अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है, यानी वो जैसा है वैसा दुनिया में कोई नहीं है, यूँ कह सकते हैं। हालांकि अपन कह सकते हैं इसमें कुछ समानताएं भी मिल सकती हैं, कुछ विभिन्नताएं मिल सकती हैं, लेकिन अगर बात करें सर्वांगीण संपूर्ण रूप से तो हर एक बालक, हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है? यूनिक है। सेकंड, यहाँ पे दो बालक सभी स्तरों पर समान नहीं होते हैं। कोई भी दो बालक ले लीजिए, वो उनमें कुछ समानताएं मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सभी स्तरों पर समान। तो सभी स्तरों पर समान नहीं होते हैं, तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। सी है आपके सामने, दो व्यक्ति किसी भी स्तर पर समान नहीं होते। तो किसी भी स्तर पर समान तो होते हैं, उनकी रुचियाँ समान हो सकती है, ठीक है, उनका दृष्टिकोण भी समान हो सकता है। तो कुछ समानताएं हो सकती है उनमें, लेकिन कुछ असमानताएं भी हो सकती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये किसी भी स्तर पर वो समान नहीं होते हैं, तो इसलिए ये कथन है वो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता है। देखिए, विलक्षण योग्यता कहे चाहे वो अद्वितीय है, वो दोनों ही बात एक है। तो यहाँ पे असत्य कथन की बात की गई है। किसकी बात की गई यहाँ पे? असत्य कथन की। तो दो व्यक्ति किसी भी स्तर पर समान नहीं होती, ये कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें इरिक्सन के अनुसार 18 से 35 वर्ष में व्यक्ति कौन सी अवस्था से गुजरता है? देखिए, अगर इरिक्सन का पूरा सिद्धांत तो वो भले आपको याद हो ना हो, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण अगर आपने हिंट को पकड़ लिया है तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही होगा। देखिए, आपको सबसे पहली एक महत्वपूर्ण बात है कि 13 से 18 वर्ष जो है वो किशोरावस्था का समय है, और किशोरावस्था का जो समय है वो पहचान का जो है समय माना जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब 18 से जो 35 वर्ष है वो किसके अंतर्गत आता है? पहचान बनाम पहचान भ्रांति का है। तो यहाँ पे 18 से 35 की बात की गई, जो नेक्स्ट स्टेज है उसकी। तो पहचान बनाम पहचान भ्रांति के बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है आत्मीयता बनाम अलगाव, या अपन उसको कह सकते हैं मित्रता बनाम अलगाव। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मित्रता बनाम अलगाव। ठीक है, प्रश्न अपने अगर आप उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, और उसी को एक अलग दृष्टिकोण से धैर्य से अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही भी होगा। उत्पादकता बनाम स्थिरता, ये भी गलत है, क्योंकि उत्पादकता बनाम जो स्थिरता है वो अंतिम अवस्था से पहले का अवस्था है, सेकंड लास्ट। ठीक है, और परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है, जो फर्स्ट अगर बात करें तो जो परिश्रम बनाम जो हीनता वो कौन सी स्टेज हो जाएगी? चौथी बनाम विश्वास बनाम अविश्वास,
स्वायत्ता बनाम शर्म, और पहल बनाम अपराध बोध, और फोर्थ जो स्टेज है परिश्रम बनाम हीनता, यानी बाल्य अवस्था का जो समय है वो कहलाता परिश्रम बनाम हीन भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, युंग के अनुसार वह व्यक्तित्व जो आज्ञाकारी, अस्थिर स्वभाव, ठीक है, संवेगात्मक रूप से असंतुलित, तो वह किसकी पहचान है, या कष्टों के प्रति जागरूक या तार्किक उसका दृष्टिकोण होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, सी उभयमुखी व्यक्तित्व, और डी सामाजिक उन्मुख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है उसको अपन आज्ञाकारी, अस्थिर स्वभाव वाला और कष्टों के प्रति इसको जागरूक कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है। देखिए इसमें बात की गई है मूल प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं इसमें संवेग कौन सा है, इसमें संवेग कौन सा है, संवेग का पता करना है। देखिए सामूहिकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखना कृति भाव। कृति भाव क्या है, कुछ करने का भाव, ठीक है, कुछ रचना, कृति यानी रचना करने का भाव, वो चीज़ कहलाती है कृति भाव। तो हम कोई भी रचना करते हैं उससे पहले का जो भाव है वो चीज़ कहलाती है संवेग। तो यहाँ पे देखिए संवेग को हम भाव भी कहते हैं, तो यहाँ पे एक शब्द साथ में छुपा हुआ है भाव। तो यहाँ पे इसका जो मूल प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, ये नहीं है। इसके अलावा बात करें सामूहिकता, तो सामूहिकता जो है एकांकीपन जब संवेग उत्पन्न होता है तो उसमें मूल प्रवृत्ति होती है सामूहिकता की, ठीक है। कामुकता जब संवेग उत्पन्न होता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है काम की, और जब भूख संवेग कार्य करता है तो उसमें मूल प्रवृत्ति होती है भोजनान्वेषण की। तो इसमें बात करते हैं इसका जो कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं हुई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृति भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस सिद्धांतवादी के अनुसार चिंतन में भाषा सम्मिलित नहीं होती। देखिए भाषा और विचारों के बारे में, भाषा और विचार या अपन कह सकते हैं चिंतन, इस पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग दृष्टिकोण है। तो इसका जो मैंने पहले क्लियर भी करवाया था इसमें, तो वाइगोत्स्की की बात करें तो ये जो है कल मैंने इसमें पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में डिफरेंस था वो क्लियर करवाया। तो वाइगोत्स्की जो है 2 वर्ष तक बालक के जो चिंतन और विचारों को क्या है स्वतंत्र मानता है, ठीक है, यानी एक दूसरे को वो प्रभावित नहीं करता है। लेकिन पियाजे जो है वो क्या कहते हैं कि पहले बालक में चिंतन का विकास होता है यानी विचार, और उसके बाद में उसमें भाषा का विकास होता है। यानी चिंतन बालक में क्या होता है पहले ही विकसित हो जाता है उसके बाद में भाषा है, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जब तक बालक में भाषा का विकास नहीं होगा उसमें चिंतन का विकास भी नहीं होगा, या भाषा जो है चिंतन को प्रभावित करती है। लेकिन इसमें जो जीन पियाजे वो ये मानते हैं कि बालक क्या स्वतंत्र रूप से पहले ही चिंतन या विचार करने लग जाता है, लेकिन भाषा क्या उसके लिए अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा उसके लिए चिंतन का माध्यम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है पियाजे, ठीक है। कॉलर का यहाँ कोई संबंध नहीं है इसका, ठीक है, और न फ्राइड का यहाँ पे कोई संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जीन पियाजे से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 19 है, पियाजे के अनुसार जब बालक छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने में सक्षम हो जाता है, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने में सक्षम कब हो जाता है, तो यह संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था का गुण है। देखिए ये प्रश्न अगर हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचेंगे तो अपन अलग अलग जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे है स्पष्ट रूप से अगर शेषावस्था की बात करें तो शेषावस्था की सामान्यतः अगर बात करें तो उसका जो अर्नेस्ट जोन्स का जो वर्गीकरण है उसमें जन्म से 6 वर्ष तक का समय शेषावस्था का माना गया है। कितना, जन्म से 6 वर्ष तक का समय, तो ये 6 वर्ष तक का अवस्था है। तो लेकिन इसमें प्रश्न इस रूप में आएगा कि प्रारंभिक अवस्था में बालक में कौन से गुण का अभाव होगा, तो वहाँ पे आप करिए वस्तु स्थायित्व, ठीक है। जन्म से 1 वर्ष ये उसके लिए प्रारंभिक समय हो गया, 1.5 वर्ष उसके लिए मान लीजिए प्रारंभिक समय हो गया, तो इस समय उसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। लेकिन बात करें कि दूसरा प्रश्न आ गया कि किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे शेषावस्था है तो आप शेषावस्था करोगे, क्योंकि शेषावस्था के समय में उसमें वो गुण आ जाता है। तो ये बात हुई। दूसरी बात यह है कि अगर जीन पियाजे के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पे उसकी जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष की संवेदीपेशीय अवस्था। संवेदीपेशीय अवस्था में भी बात यह है कि प्रारंभिक समय, यानी कब प्रारंभिक समय की बात करें तो जन्म से 18 माह तक उसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है, ठीक है। लगभग 14-15 वर्ष में उसमें वो गुण थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाता है, कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन पियाजे ये कहते हैं कि जन्म से 18 महीने का जो बालक है उसमें वस्तु की जो स्थिति है उसका जो बिंब का निर्माण उसके मस्तिष्क में नहीं होता है। लेकिन 18 से 24 माह, कब 18 से 24 माह की बात करें, 18 से 24 माह में क्या है बालक में वस्तु स्थायित्व का
या साधन की खोज की अवस्था उसने 6 उप अवस्थाओं में भी बांटा। ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि पियाजे ने पहली जो संवेदीपेशीय अवस्था उसको 6 उप अवस्थाओं में बांटा है, और इस 6 उप अवस्थाओं में उसने जो 6ठी उप अवस्था है उसको नाम दिया है साधनों की खोज की अवस्था। यानी 18 से 24 माह में बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण बालक प्रदर्शित करने लग जाता है। या यूं हम कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंत होते होते बालक में एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यानी वस्तु स्थायित्व वो है गुण उसमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे यही बात थी कि बालक छिपी हुई वस्तु को ढूंढने में कब सक्षम हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा संवेदीपेशीय अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विकास प्राणी और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिबल है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है, समय वेस्ट नहीं हो इसी डायरेक्ट बात करूंगा, इसमें स्किनर की यह परिभाषा है। यानी व्यक्ति का जो विकास है वो किसका परिणाम है? महत्वपूर्ण परिभाषा, प्राणी और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का। केवल मनुष्य जो प्राणी या आनुवांशिकता उसका ही परिणाम नहीं है, बल्कि वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसके कारण उसमें विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, पियाजे के अनुसार चिंतन का अभिव्यक्त रूप। देखिए चिंतन का अभिव्यक्त रूप बात करें यहाँ पे स्कीमा और स्कीम्स, इसमें कई स्टूडेंट्स के बीच कन्फ्यूजन रहता है। देखिए स्कीमा अपन कह सकते हैं व्यक्ति में ज्ञान का एक संगठन है, उसको अभिव्यक्त नहीं उसका कह सकते हैं उसको स्कीमा जो है वो अपने संज्ञान से जुड़ी हुई है, वो अपन कह सकते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अपने पास जो ज्ञान है जो संगठन है वो चीज़ अपन कह रहे हैं उसको स्कीमा। लेकिन स्कीमा के आधार पर हम जिस जो अभिव्यक्त करते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है? स्कीम्स कहलाती है। स्कीमा को जो हम अभिव्यक्त करते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है? स्कीम्स। तो चिंतन का जो अभिव्यक्त रूप क्या कहलाता है? वो स्कीम्स है। और स्कीम्स का आधार की बात की जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है? स्कीमा है। स्कीमा का क्या हो सकता है? सामान्यीकरण किया जा सकता है। स्कीमा का क्या किया जा सकता है? उसको क्या है? अप्लाइड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वो एक सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान है हमारे लिए, ठीक है। उसका अभिव्यक्ति रूप जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? उसकी स्कीम्स। और संरक्षण अपन किसे कहेंगे यहाँ पे? संरक्षण, या कह सकते हैं इसमें समंजन, अपनी स्कीमा में संशोधन करना, ठीक है। अपनी जो स्कीमा है उसमें संशोधन करना, समायोजन, या अपन कह सकते हैं उसको संरक्षण। सॉरी, ये तो वो है उसमें समंजन, सॉरी। इसमें संरक्षण क्या है? वस्तु जो है यहाँ पे समझना है, संरक्षण को मैंने इसको समंजन समझ लिया। यहाँ पे जो संरक्षण क्या है? किसी वस्तु जो भी है, किसी भी वस्तु को केवल एक विमा पर यानी एक ही दिशा पर, क्या अपन कह सकते हैं उसकी एक ही विशेषता पर ध्यान रखना, ठीक है, वो तो कह सकते हैं संरक्षण का अभाव। लेकिन संरक्षण का गुण किसे कहेंगे? जब हम किसी वस्तु के सभी, ठीक है, सभी विशेषताओं पर ध्यान देते हुए अगर हम उसको देखते हैं तो वो कहलाता है संरक्षण का गुण। वापिस समझ लेना, जब किसी वस्तु की केवल एक ही विमा पर अगर हमारा ध्यान होता है तो वो संरक्षण का अभाव है। लेकिन उसी वस्तु के सभी गुणों को देखते हैं, उसके आकार, उसकी पृष्ठभूमि पर, सभी पर अपना ध्यान होता है, तो वो स्थिति कहलाती है संरक्षण का गुण। जिसमें अपन एक एग्जाम्पल भी लेते हैं कि जैसे एक बच्चे के सामने अगर एक गिलास में उसको दूध डाला जाएगा और एक बर्तन में, चौड़े बर्तन में अगर उसको समान मात्रा में दूध डाला जाएगा तो बालक जो है उसकी संभावना रहेगी कि वो गिलास के प्रति आकर्षित होगा या गिलास को लेना चाहेगा, क्योंकि उसने क्या है, सिर्फ उसकी एक ही विमा पर ध्यान दिया है। इसलिए उसको अपन कह सकते हैं संरक्षण का अभाव। लेकिन अगर बात करते हैं थर्ड स्टेज पियाजे की, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक जो है कई विशेषताओं पर ध्यान देते हुए क्रिया करता है, तो वहाँ पर संभावना होगी बालक की कि वो गिलास की बजाय, यानी उसमें दोनों में कोई भेद नहीं समझेगा कि दोनों में क्या है, उसकी जो मात्रा है वो क्या है, समान है। और अनुकूलन की बात करें तो अपन कह सकते हैं अनुकूलन व्यक्ति का एक जन्मजात गुण है। अनुकूलन व्यक्ति का एक क्या है, जन्मजात गुण में, और लोगों के बीच में और स्वयं के बीच के जो साम्य अवस्था अपन कह सकते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा गया कि दोनों की जो चीज़ है उसको कहा गया है अनुकूलन। यानी अपनी स्कीमा में संशोधन करते हुए नई चीज़ को ऐड कर लेना, और ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, अनुकूलन, ठीक है। संपूर्ण प्रक्रिया की बात की गई है अनुकूलन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के वास्तविक विकास क्षेत्र व संभावित विकास क्षेत्र के बीच की दूरी, यानी बालक अपन कह सकते हैं कि ये जहाँ से प्रारंभ हुआ है और जहाँ तक पहुँचा है बिना किसी सहायता, वो उसका क्या हो गया, वास्तविक विकास क्षेत्र। और वह उसको सहायता मिलने के बाद वो जहाँ तक जाता है, ठीक है, जहाँ तक जाता है उसकी जो बीच की दूरी की बात की गई है, तो
तो यहाँ पे बीच की दूरी क्या कही जाएगी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटस्थ या समीपस्थ विकास क्षेत्र। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो बीच की दूरी की बात की जा रही है तो वो हो जाएगा ZPD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया। सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है आपके सामने ऑप्शन है ए इरिक फ्रॉम, बी अल्फ्रेड एडलर, सी कैरन हॉर्नी और डी युंग। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सामूहिक अचेतन की अवधारणा युंग ने दी थी। सामूहिक अचेतन की अवधारणा की मैं सामान्य बात करूंगा कि सामूहिक अचेतन की अवधारणा जो होती है वो व्यक्ति में एक स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती है, या एक यूँ कह सकते हैं वो जन्मजात रूप से, जिससे अपन कह सकते हैं कि वो व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अर्जित नहीं की जाती है। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अर्जित नहीं की जाती है। कुछ विशेषताएं क्या है वो उसको स्वाभाविक रूप से देखने में मिलती है। जैसे अपन कहते हैं भारत माता, तो ठीक है भारत को अपन माता कहते हैं तो वो क्या है, वो सामूहिक अचेतन, यानी सभी लोग उसको भारत माता ही कहते हैं। गाय को जैसे मोस्टली लोग हैं जैसे हिंदू संस्कृति में उसको एक माता का दर्जा देते हैं, तो उसने सीखा नहीं है, वो सभी में समान रूप से वो चीज़ देखने को मिलती है कि सभी उसको क्या है सामूहिक रूप से उनका जो कथन है वो समान रहेगा। तो इस चीज़ को उसने युंग ने क्या कहा, सामूहिक अचेतन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, गार्डनर के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव व अभिप्राय का उचित तरीके से पता लगाने की बुद्धि। दूसरों की मनोदशा की बात की जा रही है सबसे बड़ी बात, तो आपके सामने ऑप्शन है अस्तित्ववादी बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अस्तित्ववादी, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, आंतरव्यक्तिक बुद्धि और डी है प्राकृतिवादी या प्रकृतिवादी बुद्धि। तो देखिए अंतर्व्यक्तिक है, दूसरे लोगों की मनोदशा भावनाओं का पता लगाने वाली जो बुद्धि होती है उसको अंतर्व्यक्ति कह सकते हैं। इसको इंटरपर्सनल भी कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इंटरपर्सनल। जबकि अंतर्व्यक्ति क्या है, इंट्रापर्सनल, वो क्या है, इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अंतर्व्यक्तिक दूसरे की भावनाओं का पता लगाना अंतर्व्यक्तिक है, और स्वयं की भावना मनोदशा का पता लगाना अंतर्व्यक्तिक है, या अंतःव्यक्तिक भी अपन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, कल्पना के संबंध में सही कथन है। कल्पना के संबंध में आपको पता लगाना, ये भी आपका रीट में एक नया टॉपिक जुड़ा है। परिणामवादी कल्पना का आधार भौतिक होता है। देखिए सबसे पहले बात करूं मैं, परिणामवादी जो कल्पना है, जेम्स ड्रेवर ने एक परिणामवादी कल्पना की बात की थी और मैकडूगल ने यहाँ पे परिणामवादी कल्पना की बात नहीं की थी। तो ड्रेवर ने परिणामवादी कल्पना की जो बात की थी, अब परिणामवादी कल्पना का जो संबंध है ड्रेवर ने किससे लिया, भौतिक वस्तुओं से। किससे, भौतिक वस्तुओं से, जिसको अपन देख सकते हैं। और यह भी पता होना चाहिए कि जो ड्रेवर है इन्होंने इसको दो भागों में बांटा था, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो यहाँ पे पहली बात मैं करूँगा, परिणामवादी कल्पना का आधार भौतिक होता है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए भौतिक चीज़ें हैं तो परिणामवादी कल्पना में कार्य परिणाम के बाद आनंद की अनुभूति होती है। देखिए भौतिक वस्तुओं की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि एक तो कार्य करने के दौरान और कार्य करने के बाद में। तो कार्य करने के दौरान आनंद की अनुभूति नहीं होती है, कार्य कंप्लीट होने के बाद में उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये भी हो गया इसमें परिणामवादी कल्पना। और परिणामवादी कल्पना व्यक्ति लक्ष्य से बंधा होता है, जैसे किसी को मकान बनाना हो या नहर बनाना हो तो वो भौतिक चीज़ों के अंतर्गत आ जाती है। और जब तक उस व्यक्ति अपन कह सकते हैं उस कार्य को पूर्ण नहीं होता, वो लक्ष्य से बंधा हुआ जो पैमाना उसने पहले से नियोजन किया उसके आधार पर कार्य नहीं होता, तब तक वो उस कार्य में लगा रहता है। तो इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो एक अपन कह सकते हैं व्यवहारिक रूप से, या अपनी जो अपन कह सकते हैं जिस संस्थान से अपन जुड़े हुए उनकी जो समस्याएं होती है उनको अपन कह सकते हैं व्यवहारिक या सामाजिक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 27, RT एक्ट 2009 के संबंध में कौन सा कथन असुमेलित है। तो आपके सामने ऑप्शन है धारा 23, शिक्षक की योग्यता, बिल्कुल सही है। शिक्षक की योग्यता किस धारा के अंतर्गत है, 23 के अंतर्गत। और शिक्षक के जो कर्तव्य है उसका समय पर उपस्थित होना, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना, वो सब चीज़ें धारा 24 के अंतर्गत आ जाती है। और धारा 28 की बात करें तो इसके अंतर्गत शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकेगा। तो ये धारा तीन चीज़ें अगर सही है तो यहाँ पर जो गलत कौन सा हो गया, देखिए ये अनुसूची के अंतर्गत आता है। शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो किसके अंतर्गत आता है, अनुसूची के अंतर्गत आता है, ना कि धारा के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, पालतू व अंग्रेजी
पशु में 4 अंतर बताइए। तो यह किस प्रकार का प्रश्न का उदाहरण है? तो देखिए निबंधात्मक जो टाइप के क्वेश्चन है वो 3 भागों में सामान्यतः अपन पढ़ते हैं, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निबंधात्मक। तो यहाँ पे अति लघुरात्मक वाले हैं जो 1-2 लाइन में आ जाते हैं मोस्टली अपन बात करें, लेकिन इससे ज़्यादा है तो हम उसको किस में लेंगे? लघुरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें बात यही की गई है कि कौन सा प्रश्न इसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुरात्मक भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 में वो क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने के सुनिश्चित करने के लिए स्कोर शीट पर निरंतर, देखिए निश्चित सुनिश्चित स्कोर शीट पर निरंतर परीक्षण, तो निरंतर परीक्षण पर बल नहीं दिया जाता। तो ये कथन इसमें क्या हो गया? गलत हो गया। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, ये भी इसमें उचित नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि सीखने के किस प्रकार उसको अवलोकित, रिकॉर्ड व सुधार किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बल इस बात पर देखता है कि शिक्षक जो है सीखने को किस प्रकार से हम अवलोकन करें, किस प्रकार के उसके रिकॉर्ड को मेंटेन, और उस रिकॉर्ड के आधार पर हम उसको किस तरीके से सुधार करते हैं, इस बात पर बल। और डी है यहाँ पे बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पे, तो ये भी इसका कथन गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम यहाँ पे 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या परीक्षा रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या? यहाँ पे देखिए बात किसकी की जा रही है? आकलन की जा रही है। तो आकलन जो है इसके अंतर्गत बात आएगा। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन की वाली बात नहीं है। इसमें वार्षिक परीक्षाएं आपके सामने ऑप्शन है, बी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, सी दैनिक गतिविधियां, और डी प्रायोगिक परीक्षाएं। अगर दैनिक परीक्षाएं आती तो वो कथन गलत हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बात है कि उसका जो बच्चों का जो आकलन है वो उसकी दैनिक गतिविधियों के आधार पर होना चाहिए, यानी सतत रूप से। ठीक है, ऐसा नहीं कि निश्चित समय परीक्षाएं आयोजित किए उसके आधार पर ही हम उसका पता लगाए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 में सी। तो दोस्तों ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद।